नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा में खोले बद्रीनाथ धाम के कपाट। कोरोना काल में 2 साल बाद पहली बार भक्तों ने किए दर्शन। एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। गंगा जन्म उत्सव पर सीएम धामी पहुंचे हरिद्वार। हर की पौड़ी पर किया गंगा पूजन और आरती। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति बंटवारे पर यूकेडी का बयान। कहा, परिसंपत्तियों के बंटवारे में यूपी सरकार कर रही नाइंसाफी। पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। हल्द्वानी के बनभुलापुरा में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। ऋषिकेश में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोगों की हुई मौत। चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा कारण। और अब खबरें विस्तार से। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज सुबह 6:15 पर खोल दिए गए। हजारों भक्तों की जयकारों के बीच पौराणिक परंपरा और विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। आपको बता दें कि अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 4 प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें 4 धाम कहा जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ भी शामिल है। यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह धाम हर साल 6 महीने अप्रैल के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच के लिए खुला रहता है। 4 धाम यात्रा 3 मई को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई थी। आज सुबह बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण और सेना बैंड की धुनों के साथ खोल दिए गए। उधर 4 धाम यात्रा के दौरान इस साल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में रोजाना 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं को ही प्रतिदिन दर्शन करने की अनुमति है। गंगा जन्म के उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां गंगा पूजन व आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। तो वहीं हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में दूध अभिषेक किया व विधिवत पूजा की। गंगा जन्म उत्सव के अवसर पर देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया। इस दौरान श्री गंगा सभा महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि गंगा जन्म उत्सव के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त होते हैं, लेकिन सबको अभी ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंगा को प्रदूषण से बचाना चाहिए और गंगा घाटों पर किसी प्रकार की गंदगी ना करें। आज के दिन पूरे रूप से खुल के हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा आईडी थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आए, सकुशल जाएं। साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे।
सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न आज सप्तमी भी है, भी आशीर्वाद दिया आपको। माँ गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है। जैसे माँ गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण। देखिए, भगवती गंगा जी जिसके आगमन के लिए राजा भगीरथ की 3 पीढ़ियों ने लंबे समय तक तप किया और 3 पीढ़ियों के लंबे तप के बाद भगवती गंगा जब ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, वो गंगा जी का जो जन्म इस दिन होता है वो आज वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। ऐसी भावनाओं को मानते हुए हजारों करोड़ों लोग, हिंदू धर्मावलंबी, गंगा भक्त, वो हर की पौड़ी पवित्र ब्रह्म कुंड पर भगवती गंगा जी की पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवती गंगा जी को दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शर्करा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, विभिन्न सामग्रियों से भगवती गंगा का बहुत भव्य श्रृंगार की तरह यहाँ स्नान कराते हैं। ये जो बहता हुआ जल है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम, ये जो बहता हुआ जल है, गंगा जी को किसी मूर्ति रूप में तो हमने देखा है, लेकिन हम लोग पूजन जिसकी करते हैं वो बहती हुई धारा है, जिसको ब्रह्मा और विष्णु महेश का अंग माना गया है। ये भगवती गंगा का जन्मोत्सव करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और आज सौभाग्य है कि इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री सपरिवार इस भगवती गंगा के इस पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका पूजन भी करेंगे और कई कुंटल दूध से भगवती गंगा का दुग्धाभिषेक भी किया जाएगा। देखिए, आज गंगा सप्तमी है, माँ गंगा का अवतरण दिवस है। माँ गंगा का अवतरण दिवस है और आप सभी जानते हैं माँ गंगा हमारी आराध्य हैं, हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी पहचान है। और हम देवभूमि उत्तराखंड वासियों के लिए तो कहना चाहिए कि हमारी जीवनदायिनी माँ गंगा है। और आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर निश्चित रूप से जो भी श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करते हैं वो विशेष रूप से पुण्य का लाभ कमाते हैं, पाप मुक्त माँ गंगा करती है। और इसी अवसर पर जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, हम गंगा सभा की ओर से व्यवस्था के साथ साथ उन सबसे हम ये आग्रह भी करते हैं कि जिस श्रद्धा जिस भाव के साथ आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर वो पाप मुक्त होने के लिए माँ गंगा में स्नान करते हैं, ऐसे ही वो संकल्प लें कि माँ गंगा को हम प्रदूषण मुक्त भी रखेंगे। इसी विषय पे हम उनसे आग्रह भी करते हैं और एक अभियान भी हम शुरू करने वाले हैं कि माँ गंगा के पाप मुक्त करने का जो कार्य है उसके साथ साथ हम श्रद्धालुओं को माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व दिखाते हुए माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रण आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर लेना। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं, तो वही पर्यटक विभाग भी इसे लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। पर्यटन विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चारधाम में आने वाले यात्रियों यात्रा सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं। साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यात्रा व्यवस्थित हो, सुनियोजित हो और सुरक्षित हो, और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यटन विभाग का ये काम रहता है कि जो भी सेवाएं दी जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, सड़क हो, पानी हो, SDRF से मिलने वाली जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन से मिलने वाली वाहनों की सुविधा हो, ये सभी चीज़ों को एक कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है और सभी को एक तरीके से एक यूनिट के रूप में काम करने की आवश्यकता है। उसको एक सूत्र में बांधने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विविध पहल की गई है। यात्रा का इतना भी संख्या जिस तरीके से हमारी ज़्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इनकी धारण क्षमता को देखते हुए उस अनुसार हम लोगों को आवश्यक है कि इसको हम लोग सुविधाजनक बनाएं। और इसीलिए टूरिज़्म विभाग ने इस बार टूरिस्ट केयर नाम का एक वेब पोर्टल बनाया है, iOS पर चलने वाला एक एप्लीकेशन बनाया है और हमारे एंड्रॉयड पर चलने वाला एक एप्लीकेशन बना दिया है। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि इसमें यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में उत्तराखंड के साथ
छल किए जाने का आरोप भी लगाया है और पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल और मुख्य प्रवक्ता सुनील ध्यानी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि परिसंपत्तियों का बंटवारा भेदभावपूर्ण है, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जहां तक बात है, भुनाना तो हर कोई अपना स्वार्थ होगा जिसका वही दल भुनाते हैं। उत्तराखंड तो क्रांति दल का ये मुद्दा भुनाने का मुद्दा नहीं है। उनका तो ये मुद्दा उनके हक हकूक को छीने जाने का मुद्दा है, जिसकी लड़ाई हम लोग, जितने संसाधन हमारे पास है, जितनी सामर्थ्य हमारे पास है, जितनी शक्ति हमारे पास है, हम लोग यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इसका विरोध करते रहे हैं, जिसमें मीडिया ने भी हमेशा हमारा साथ दिया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मीडिया इसी तरीके से हमारा साथ देगा। और जब भी ये मुद्दा जन आंदोलन बना करके, चाहे हम लोग इसे सड़कों पे उठाएं, सदन में उठाएं, किसी भी तरीके से उठाएं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए, ताकि उत्तराखंड के जो हित हैं वो संरक्षित रह सके। अगर उत्तराखंड के हित ही संरक्षित नहीं रहने, सुरक्षित नहीं रहने, तो फिर इस राज्य को बनाने का फायदा क्या है। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल प्रशासन और मिल्टन कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष राव आफाक अली के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिडकुल प्रशासन और मिल्टन कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर स्टेडियम, स्कूल और महिंद्रा चौक से रोशनाबाद को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर खुर्द बुर्द कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन से आमरण अनशन और इसके बाद भी सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन तक की चेतावनी दी है। थोड़ी देर पहले ही एक प्रतिनिधिमंडल आया था जो हमारे रोशनाबाद ग्रामीण इलाका है। उनका कहना है कि जो ज़मीन 62 में BHL द्वारा अधिग्रहित की गई थी किसानों से, उसकी लैंड को बाद में सिडकुल को दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, और एक नई कंपनी को ज़मीन सिडकुल द्वारा अलॉट की गई है। उसमें उनको आपत्ति नहीं है। उनका बस केवल एक जो तर्क है वो ये है कि गाँव के आने जाने का रास्ता भी उससे बाधित हो रहा है। तो अभी इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो अभी मैं SDM सदर को दूंगा इसका परीक्षण कर लें, और नेक्स्ट वीक में जो ग्रामीण जिनकी ये दिक्कतें हैं उनके 4-5 प्रतिनिधियों को और सिडकुल के भी अधिकारियों को बुलाकर वार्ता की जाएगी कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फर्स्ट रोशनाबाद की जो है कुछ भूमि पर, रास्तों पर, तालाब पर, नाले पर सिडकुल की एक जो मिल्टन कंपनी है और सिडकुल की मिली भगत से उस पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को स्कूल, स्टेडियम आने में परेशानी हो रही है। लोगों को मजदूरी पर जाने के लिए जो महिंद्रा चौक से रास्ता जा रहा था वो बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आज DM साहब से कहा है, यदि जो है हमारे रास्तों का अतिक्रमण किया जाएगा, ये हमारी ज़मीनें गई हुई हैं। सन 1962 में जो है उसके लिए ले ली थी, BHL के लिए, BHL से बची जिला मुख्यालय के लिए जिला मुख्यालय से बची, तो अब जो है इसको सिडकुल को दे दिया। सिडकुल अब अपनी मनमानी तरीके से जो है फैक्ट्रियों को बेच रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। 2013 में आई आपदा के बाद चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं का प्रदेश सरकार की ओर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। चारधाम दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों ने उत्तराखंड यात्री पोर्टल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए वाहनों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग द्वारा कैंप लगाया गया है।
सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को इसके लिए यात्रियों चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उसको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस ग्रीन कार्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो है नारसन चेक पोस्ट पे बाहर से आने वाले वाहनों और यहाँ के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऑफिसों में बहुत अधिक भीड़ लग जाती थी। इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है, जो भी बाहर से आने वाला वाहन चाहे तो यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड बना सकता है। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन आदमी अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन फीस जमा करें तथा हमारे यहाँ पर काउंटर में आके अपना वाहन को चेक करवाएं और ग्रीन कार्ड इश्यू करवा लें। इसके अलावा उन्हें यात्रियों का पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कराने के पश्चात उन्हें अपना ट्रिप कार्ड इश्यू करवाना होगा और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था भी ऑनलाइन और निःशुल्क है। ट्रिप कार्ड आदमी जारी करे, उसके बाद वो अपने यात्रा पर जाए। उनकी चारधाम यात्रा के लिए आया था, यहाँ से जो उत्तराखंड का पहला पोस्ट पड़ता है, यहाँ पे मैंने अपने कागजी ग्रीन कार्ड बनवाया। यहाँ अधिकारी जितने हैं सारे अच्छे हैं, बड़े प्यार से काम हुआ, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। मैं चारधाम यात्रा पर जा हाईकोर्ट ने काशीपुर के तहसीलदार के निलंबन आदेश को शनिवार को सख्त हिदायत के साथ ही वापस ले लिया है। दरअसल कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करने के आरोप में तहसीलदार के निलंबन के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद तहसीलदार कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उसको पेश किया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिकॉल कर लिया है। दरअसल काशीपुर निवासी इमरान की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि तेली समाज के चलते वह ओबीसी में आता है, लेकिन काशीपुर के तहसीलदार ने उसे ओबीसी का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करने को कहा, जिसे लेकर मामले को कोर्ट ने इसे गंभीर माना और तहसीलदार के आदेश को न्यायिक धारणा के विपरीत माना था। सरकार ने तहसीलदार के समक्ष एक एप्लीकेशन दी थी ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, तो तहसीलदार काशीपुर ने ये कह के खारिज कर दी कि उसके पास हाईकोर्ट के अपने नाम का ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो जब हमने इस बात की यहाँ पे पिटीशन डाली तो हाईकोर्ट ने जब वो रिजेक्शन देगा तो उससे काफ़ी नाराज़ हुए, और इससे पहले इसी के भाई ने ऑर्डर वहाँ पे अप्लाई किया था, उसका हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था। तो सेम ग्राउंड में जब कोर्ट ने पूछा कि जब उसी के भाई ने जब तुमसे मांगा है तो तुम उससे ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप अपने नाम का हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके आए। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे और प्रशासन के आला अधिकारी के बीच एक अहम बैठक हुई है। बैठक में डीएम धीराज गर्ब्याल ने रेलवे को अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च से अवगत कराया और कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को रेलवे द्वारा 15 से 20 दिनों का समय देना होगा, ताकि बाहर से आने वाली फोर्स की रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन उचित तरीके से कर सके। सारे हमारे अधिकारी भी थे, तो उसमें ये बात आई इनको अतिक्रमण हटवाना है, तो ऐसी दशा में मिनिमम 15 से 20 दिन का टाइम हमें एडवांस उनको देना होगा। वो इसलिए देना होगा कि जितने भी फोर्स हमारी बाहर से आएगी, चाहे पैरामिलिट्री हो या पीएसी हो, तो उनके रुकने की व्यवस्था वैसे तो चिन्हीकरण हम लोगों ने कर दिया है कि किन किन जगहों पर वो लोग रहेंगे, लेकिन उनके रहने के लिए तो और सुविधाएं भी हमें वहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें टॉयलेट्स हो, बाथरूम्स हो, बिजली, पानी इत्यादि की। तो इसमें मिनिमम 10 से 15 दिन का टाइम हमें लगेगा। अगर जिस डेट को भी उन्होंने अतिक्रमण हटाना है उससे 15-20 दिन पहले का टाइम हमें उनको देना पड़ेगा। ये उनकी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने डिसाइड किया है। और जो ओवरऑल असेसमेंट हम लोगों ने किया है कि इस अभियान में कितना खर्चा आ सकता है, तो उसका भी असेसमेंट करके हम लोगों ने रेलवे बोर्ड को दिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में अनेक प्राकृतिक फल पाए जाते हैं, जो हमें स्वाद के साथ साथ औषधीय गुणों का भी लाभ लेते हैं। तो वहीं मई के महीने में पककर तैयार होने वाला फल काफल अल्मोड़ा के बाजार में बिकने लगा है। काफल यहाँ के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि यह एक जन औषधि भी है और यह फल ग्रामीण लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी बन रहा है। काफल जो है जंगलों में पाया जाता है, फिर
वहाँ से कई लोगों द्वारा तोड़ा जाता है और फिर बाज़ार में आता है। इसकी ये औषधि भी होती है, पेट के लिए गुणकारी होता है। ये जंगल में पाए जाते हैं, इनको तोड़ने में थोड़ी समय लगता है। सुबह से लेकर शाम तक तोड़ते हैं और उसके बाद सवेरे हम 5 बजे घर से आ जाते हैं और उसके बाद फिर बाजार बेचते हैं वहाँ पर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई से शवों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया में नींद की झपकी आने से ये हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां बनभुलपुरा के भीषण अग्निकांड में 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, जिससे और दुकानें आग की चपेट में आने से बच गई। वहीं आग से कई लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका है। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।